हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड 40+ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं 40+ क्वेश्चंस को। इसमें वो सारे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो आपके इस टॉपिक से न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन से बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम एक नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे जिसको डीडीयू ने जारी किया है। ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और ये फाइनल नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के स्नातक एवं परास्नातक प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की इंड टर्म की परीक्षाएं दिनांक 15 दिसंबर 2022 से निर्धारित हैं। यानी कि आपका जो ये एंड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है, पार्ट बी का एग्ज़ाम होने वाला है, ये 15 दिसंबर से होना तय है। ठीक है, तो ये फाइनल नोटिफिकेशन है डीडीयू की तरफ से जो आज ही का जारी किया गया है। ठीक है, इससे पहले भी जारी हुआ था, फिर से जारी हुआ है और ये फाइनल है। आप लोगों का 15 से एग्ज़ाम होना तय है। तो शेड्यूल जो है वो 11 या 12 को जारी हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा और अपनी तैयारी को थोड़ा सा तैयारी का जो स्पीड है उसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैंने इस वीडियो में उसको ऐड किया है। तो सबसे पहले जानेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? तो एक प्रक्रिया है जो सजीवों द्वारा की जाती है, यानी कि भोजन को ग्रहण करना, पाचन करना उसका, फिर उसका अवशोषण, स्वांगीकरण करना, यानी कि उससे ऊर्जा बनाना, और जो भी अपच पदार्थ है उसको डिस्चार्ज करना ही पोषण कहलाता है। ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो पोषण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, पोषण के कई स्टेप्स हैं, जैसे अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को लेना, इंजेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इंजेशन, यानी कि भोजन को अंदर की तरफ लेना, मुंह के द्वारा अंदर की तरफ लेना। उसके बाद क्या होता है? तो पाचन होता है उसका, फिर अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद होता है स्वांगीकरण, यानी कि भोजन जो पच गया उससे हमारा बॉडी क्या ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है जो पचे नहीं हैं उनका डिस्चार्ज करना, यानी कि परित्याग कर देना। हमारे एनस के द्वारा उसको परित्याग कर दिया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो न्यूट्रिशन कहलाती है। और न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं गाइस? तो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों को कहते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, ये सारे क्या हैं? तो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिशन क्या है? तो एक प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो सजीवों द्वारा की जाती है। अब चलिए जान लेते हैं न्यूट्रिशन के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से पोषण के प्रकार हैं। तो इसमें दे रहा है स्वपोषी, दूसरा ऑप्शन है परपोषी, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है। और जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहते हैं, उसको परपोषी कहा जाता है। जैसे जीव जंतु या मानव, ये परपोषी के अंतर्गत आते हैं, और स्वपोषी के अंतर्गत आपके पेड़ पौधे आते हैं। उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब देख लेते हैं, कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि स्वपोषी पोषण के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं या जंतु आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। तो ऑप्शन में दे रहा है कि मानव है, स्वपोषी में मानव आता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, बच्चे। तो स्वपोषी में मैंने पहले ही बताया है कि आपका पेड़ पौधे आएंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं।
स्वपोषी में कौन आते हैं? तो आपके पेड़ पौधे आते हैं। ये अपना भोजन, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? इन्हीं पेड़ पौधों पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, तो इसलिए हम परपोषी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से परपोषी है तो मानव, जीव जंतु, उपरोक्त दोनों, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मानव और जीव जंतु दोनों ही सामूहिक रूप से परपोषी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोषक तत्व है। निम्नलिखित में से पोषक तत्व है यानी कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछ रहा है। न्यूट्रिशन अलग होता है और न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को आप लोग समझिएगा। तो पूछ रहा है कि पोषक तत्व हैं तो विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उपरोक्त सभी। तो आपका जो ये फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारे क्या हैं? तो पोषक तत्व हैं जो हमारा पोषण करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊर्जादायक पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वो ऐसे पोषक तत्वों का नाम बताइए जो हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, एनर्जी गिविंग का कार्य करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन से वो पोषक तत्व हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वसा एवं कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। प्रोटीन क्या करता है? तो बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। विटामिन क्या करता है? तो हमें डिसीज प्रोटेक्टिंग का कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षात्मक पोषक पदार्थ कहा जाता है। रक्षात्मक पोषक पदार्थ कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है विटामिन एवं खनिज और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन को। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विटामिन एवं खनिज को डिसीज प्रोटेक्टिंग फूड कहा जाता है या रक्षात्मक पोषक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, ये हमें विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इनकी कमियों से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। इसी तरह जो भी विटामिन है उनकी अगर कमियां हमारे शरीर में हो जाती हैं तो हम रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से निर्माणात्मक पोषक तत्व है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड किसको कहते हैं या निर्माणात्मक पोषक तत्व किसको कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन, चौथा ऑप्शन है खनिज। तो इसमें जो आपका दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड करने का कार्य करता है। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है? तो हमारे बॉडी के सेल्स को बनाता है और यही हम जो भी हमारे शरीर में डैमेज होता है, जो भी कोशिकाओं में टूट फूट होता है, उसको बनाने का कार्य प्रोटीन करता है। तो इसलिए इसको निर्माणात्मक पोषक तत्व कहा गया है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड कहा गया है। ऐसे भी पूछ सकता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं? तो वो प्रोटीन है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। अब दे रहा है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन के बारे में पूछ रहा है, पोषक तत्वों के बारे में नहीं, विटामिन के बारे में। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 7 टाइप्स होते हैं इसके, 6 to 5। तो आपको ऑप्शन दे रहा है कि विटामिन 7 प्रकार के होते हैं, नहीं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल नहीं। और विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, ये सही लग रहा है। और विटामिन 5 प्रकार के होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक वाटर सोल्यूबल और दूसरा फैट सोल्यूबल, यानी कि एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं विटामिन के प्रकार।
अब विटामिन के कौन कौन से प्रकार होते हैं तो मैंने अभी बताया है कि वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। वसा दो प्रकार, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं तो बी और सी। ये क्या होते हैं तो वाटर में घुलनशील होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। और ADE के ये वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं तो ADE के ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील सिर्फ दो ही विटामिन होते हैं, वो हैं बी और सी। इस तरह आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, ये सबको पता होगा, फिर भी इस क्वेश्चन को जान लेते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है तो रतौंधी, क्वाशियोरकर, बेरीबेरी, स्कर्वी। नहीं, इसमें आप लोग का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है तो रतौंधी हो जाता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रात्रि अंधता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमें क्या होता है, सूर्य जब ढलने लगता है तो हमको दिखाई देना बंद हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है तो रतौंधी होता है। अब जान लेते हैं विटामिन बी की कमी से या B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है बेरीबेरी, दूसरा ऑप्शन है स्कर्वी, तीसरा ऑप्शन है रात्रि अंधता, चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो आपका जो पहला ऑप्शन है बेरीबेरी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन निम्नलिखित में से विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। तो पहला ऑप्शन है, मतलब पूछ रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो पहला ऑप्शन है स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन है क्वाशियोरकर, तीसरा ऑप्शन है मरासमस, चौथा ऑप्शन है काली खांसी। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है तो दांत के मसूड़े क्या होते हैं, वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। जिस तरह पायरिया में होता है वहीं सेम लक्षण स्कर्वी में भी होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि स्कर्वी का रूप ही एक पायरिया भी है। ठीक है, तो स्कर्वी में क्या होता है तो दांत के मसूड़ों से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, और जो दांत के मसूड़े होते हैं वो छीण होने या कह सकते हैं कि ढीले पड़ जाते हैं। इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। विटामिन सी किस में पाया जाता है तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है तो आंवला में पाया जाता है। किस में, आंवला सुने होंगे आप लोग, इसमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा तो आंवला में, और ये खट्टे फलों में मेनली पाया जाता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है रेटिनॉल, दूसरा ऑप्शन है कैल्सीफेरल, तीसरा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, चौथा ऑप्शन है थायमीन। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, कैल्सीफेरल। ये विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है, रासायनिक केमिकल नेम है। ठीक है, और रेटिनॉल किसका है तो विटामिन ए का है, और एस्कॉर्बिक एसिड सी का है, और ये थायमीन बी का है। किसका है तो बी का है। रेटिनॉल किसका है तो ए का है। इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सारे जो भी साइंटिफिक नेम है और सोर्स और इनकी कमी से होने वाले रोग, ये सारा आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसमें भी मैंने बताया हुआ है, और भी वीडियो अपलोड करा देंगे, उसमें भी आपको अच्छे से पूरा क्लियर करा देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में देंगे आपको। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रहा है एनीमिया, रक्त का थक्का न जमना, बांझपन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट करके बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन के कैसा पोषक तत्व है।
ठीक है, ये लास्ट जा रहा है। इसमें से बस 2 विटामिन्स के बारे में आप लोग को बताना है। आप लोग वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन दोनों के बारे में बताइएगा कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन के की कमी से भी आप लोग बताइएगा कि इस विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। इसमें दे रहा है कि विटामिन के कैसा पोषक तत्व है, तो वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन के मैंने पहले ही बताया है कि ए डी ई के ये सब वसा में घुलनशील विटामिन हैं, ए डी ई के, ठीक है। और ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। अब दे रहा है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन है ऑस्टियोमलेशिया, तीसरा ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मैं बता दूं, वैसे विटामिन जनरली ये रिकेट्स माना जाता है। क्या माना जाता है? रिकेट्स। तो ये विटामिन डी की कमी है बच्चों में। बच्चों में विटामिन डी की कमी को रिकेट्स कहा जाता है और वयस्कों में विटामिन डी की कमी को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। इसमें हड्डियां क्या होती हैं, तो कोमल हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं और हल्के से चोट पे टूट जाती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस जब विटामिन डी की कमी वृद्धों में हो जाती है, विटामिन डी की कमी जब वृद्धों में हो जाती है या वृद्धावस्था में जब विटामिन डी की कमी होती है तो उस अवस्था को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बच्चे में जब विटामिन डी की कमी होती है तो क्या कहते हैं? रिकेट्स। और जब वयस्कों में होती है तो ऑस्टियोमलेशिया, और जब वृद्धों में होती है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो इस तरह आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, अगर रिकेट्स आता है तो उसको आप लोग सही करेंगे। अगर ये तीनों ऑप्शन आते हैं और उपरोक्त सभी आता है तो इसको आप लोग करेक्ट कर देंगे, चौथे ऑप्शन को, ठीक है। इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं, विटामिन के की कमी से होने वाले रोग। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विटामिन ए का रिच सोर्स है विटामिन ए का रिच सोर्स यानी कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है गाजर, पपीता, आम, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका ये फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गाजर, पपीता, आम, इन सब में क्या विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में यानी कि भारी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवला में, नींबू में, संतरे में, कीवी में। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आपका आंवला में पाया जाता है, ठीक है। वैसे ये सारे रिसोर्सेज आपके विटामिन सी के हैं, लेकिन इसमें भी पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है मशरूम, दूसरा ऑप्शन है सोयाबीन, तीसरा ऑप्शन है फलों में और चौथा ऑप्शन है सब्जियों में। वैसे प्रोटीन आपके लगभग सारे भोज्य पदार्थों में लगभग पाया ही जाता है। अगर इस यहाँ पे मांस रहता तो सबसे ज़्यादा मांस में पाया जाता है, लेकिन इनमें देखा जाए, इन ऑप्शनों में देखा जाए तो आपका सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा रिच मतलब सोर्स है प्रोटीन का। सोयाबीन क्या है, तो प्रोटीन का रिच सोर्स है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन में सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब उसको उबाला जाता है तो ये मांस टाइप का थोड़ा सा टच करने पे फील होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जिस भी चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाएगा तो वो मांस टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। अब जान लेते हैं, ये बहुत ही क्या कह सकते हैं कि हर बार पूछा जाने वाला ये PEM क्वेश्चन है। इसके बारे में हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि PEM क्या है, ठीक है। या ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि PEM क्या है। तो PEM का फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसका एक बहुत ही बेस्ट उदाहरण है मरासमस। इसमें क्या होता है, तो प्रोटीन और एनर्जी और
प्रोटीन एनर्जी की कमी हो जाती है, यानी कि प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है। तो इन दोनों के कमी को माल न्यूट्रिशन, यानी कि इन दोनों की कमी से जो कुपोषण होता है उसको मरासमस कहा जाता है। मरासमस में क्या होता है, तो प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी हो जाती है, जिसको संक्षिप्त रूप में PEM कहते हैं। PEM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं निन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निन कहाँ स्थित है। निन कहाँ स्थित है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ स्थित है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो निन पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, चौथा ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ये पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। निन यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा ICMR के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ये भी आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ICMR का विस्तृत रूप है क्या, तो इसका विस्तृत रूप है यानी कि फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसंधान संस्थान। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये ICMR का फुल फॉर्म है, विस्तृत रूप है। देखिए, सबसे पहले जब ICMR की स्थापना हुई थी 1911 में, तो ये IRFA के फॉर्म में था, यानी कि इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। कब, तो 1911 में। सबसे पहले 1911 में जब इसकी स्थापना हुई तो ये IRF के फॉर्म में था, ICMR के फॉर्म में नहीं था। लेकिन जब इसको चेंज करके 1949 में इसको चेंज करके IRF को बदलकर ICMR में कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए ICMR की स्थापना 1949 माना जाता है। वैसे इसकी स्थापना 1911 में ही हो गई थी, लेकिन वो IRFA के फॉर्म में था। ठीक है, वो ICMR के फॉर्म में नहीं था। अभी IRFA को चेंज करके ICMR में कर दिया गया है। तो ये चेंज कब हुआ, तो 1949 में हुआ। ठीक है, इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ICMR का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भोज्य समूह कितने प्रकार के होते हैं। भोज्य समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला ऑप्शन है 5 प्रकार, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 8। तो इसमें आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। भोज्य समूह 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। संपूर्ण आहार किसे कहते हैं, तो ये सबको पता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संपूर्ण आहार आपका दूध को, फलों को, सब्जी, अनाज को। तो संपूर्ण आहार आपका दूध को कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूध को क्या कहते हैं, तो संपूर्ण आहार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। कोई भी ऐसा पोषक तत्व नहीं होगा जो दूध में पाया नहीं जाता होगा। सारे पोषक तत्व प्रॉपर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नाइट्रोजीनियस भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजीनियस भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन को नाइट्रोजीनियस भोज्य पदार्थ कहते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको नाइट्रोजीनियस भोज्य पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन B12, दूसरा ऑप्शन है विटामिन C, तीसरा ऑप्शन है विटामिन A, चौथा ऑप्शन है विटामिन D। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका रासायनिक नेम है साइनोकोबालामिन। तो इसलिए इसमें कोबाल्ट की अधिकता होती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इसका विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, अब हम लोग
हेल्थ को डिस्कस करेंगे। अब हेल्थ के बारे में कुछ जो भी क्वेश्चन एक आध बन सकते हैं उसको देखेंगे। तो हेल्थ किसे कहते हैं? तो शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है उसी को स्वास्थ्य कहा जाता है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ है उसको स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। ये WHO का डेफिनेशन है कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को या स्वस्थ को स्वास्थ्य कहा जाता है। इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य का मतलब कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य का मतलब होता है कि रोगों की अनुपस्थिति। तो ऐसा नहीं है, रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं, शारीरिक रूप से सिर्फ रोगों की अनुपस्थिति नहीं, व्यक्ति को मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, तब वो जाके पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाएगा, हेल्थी कहलाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं थोड़ा सा हु के बारे में। अब हु का जिक्र हो ही गया है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हु का विस्तृत रूप है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु का विस्तृत रूप है, यानी कि फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, 22 जुलाई 1946 को इसकी स्थापना हुई। जब, ठीक है, इसका संविधान देखिए 22 जुलाई को नहीं, सॉरी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। वैसे इसका संविधान 22 जुलाई 1946 को बन के तैयार हुआ था, यानी कि इसका प्रारूप बन के तैयार हो गया था, जिस पर 51 प्लस 10 देशों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, 51 देशों का जो समूह था और अन्य 10 देश थे, उन्होंने मिलकर इस पे हस्ताक्षर किया सामूहिक रूप से। और कब ये हस्ताक्षर हुआ? तो 22 जुलाई 1946 को इस पे हस्ताक्षर हुआ। और ये पूरी तरह से लागू कब हुआ? तो 7 अप्रैल 1948 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इस तरह आप लोग को यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पहला ऑप्शन है 8 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 7 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 5 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 6 अप्रैल। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है एवरी ईयर। ठीक है, अब कुछ हाइजीनिक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइजीन का मतलब क्या होता है? तो स्वस्थ रहने का तरीका, स्वच्छ रहने का, साफ सफाई को ही हाइजीन बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग झाड़ू लगाना, ठीक है, नहाना, बर्तन धोना, ठीक, पोछा लगाना, ये सब हाइजीन ही है। ठीक है, ये कई तरह के होते हैं जिनको हम लोग इसमें देखेंगे। तो स्वस्थ रहने के तरीकों को क्या कहते हैं? तो हाइजीन कहते हैं। स्वस्थ कह रहा है कि स्वच्छ रहने के तरीके को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है हाइजीन, दूसरा ऑप्शन है साफ सफाई, तीसरा ऑप्शन है स्वच्छ स्वास्थ्य और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसको हाइजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइजीन। ये इसमें आपको सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें जो ऑप्शन सही है वो है हाइजीन। ठीक है, इसमें से भी हमको क्या करना रहता है? सबसे सर्वश्रेष्ठ जो ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट करना रहता है। तो आपका इसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो है हाइजीन। ठीक है, हाइजीन के अंतर्गत ये सारे साफ सफाई, स्वास्थ्य, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं, विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 5 मई, दूसरा ऑप्शन है 8 मई, तीसरा ऑप्शन है 7 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 5 अप्रैल। तो आपका ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 5 मई को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, या इसको विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें 28 मई, दूसरा ऑप्शन है 22 मई, तीसरा ऑप्शन है 25 मई, चौथा ऑप्शन है 10 मई। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 28 मई को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बन सकता है कि पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हाथ पैर की सफाई,
कान मुंह की सफाई, बाल और नाखून की सफाई, उपरोक्त सभी। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है, हम अपनी जो साफ सफाई करते हैं वो पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने इन सारे टॉपिक्स को एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1914 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। किसके द्वारा, किसने किया, तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं अभी, उन्होंने किया। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है, इसका आंसर आप लोग जरूर से देंगे। ठीक है, स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की कि हमारी, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि ये आंसर आपको पता है। ठीक है, तो आप लोग इसका ज़रूर से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अच्छे से इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही गलत जो भी आता है वो बताइएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कुछ हेल्दी टिप्स जो आपको मतलब डेली अगर यूज करोगे तो आपको आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक रखेंगे, आपके हेल्थ को सही रखेंगे। कह रहे पहला है इसमें इट हेल्थी, यानी कि जो भी हेल्दी फूड है उसको खाना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए और अच्छे से स्लीप करना चाहिए, यानी कि अच्छे से सोना चाहिए। कह रहा है कि इट हेल्थी, एक्सरसाइज यानी कि डू एक्सरसाइज, स्लीप वेल, कीप थिंग्स सिंपल, यानी कि चीज़ों को बिल्कुल आसान रखो, ज़्यादा उसको चढ़ाओ बढ़ाओ नहीं, थिंक पॉजिटिव, और पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत सोचो। ठीक है, तो ये कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से भी, और सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सबको थैंक यू। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगेन थैंक यू वेरी मच।